बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। एंड आज हम चैप्टर 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कि हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो फर्स्ट टॉपिक है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स वो स्टार्ट करें, पहले हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पेरियोडिक टेबल क्या है। पेरियोडिक टेबल को अगर हम डिफाइन करना चाहें या सिंपल अपनी वर्डिंग में अगर हम बताना चाहें तो क्या है कि पेरियोडिक टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। यहाँ पे देखें, ये मैंने एक स्केच बनाया है पेरियोडिक टेबल का। तो ये देखें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज में भी और हॉरिजॉन्टल रोज में भी जो है इसको एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, और वर्टिकल कॉलम्स में भी। तो यहाँ पे देखें, वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स। और यहाँ पे ये देखें, ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, और ये फर्स्ट पीरियड में जो है ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज है, तो इसके अंदर टू ही एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड में जो है 8 एलिमेंट्स है टोटल, जहाँ से ये सेकंड पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो ऐसे ही आगे जो है फर्दर थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स हैं, फोर में जो है वो 18 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया गया है, उनको पीरियड्स कहा जाता है, और ये वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अब कितने टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इस पेरियोडिक टेबल में कितने हैं और वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, यानी कि ग्रुप्स कितने हैं। तो 7 पीरियड्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टोटल पीरियड्स हैं। और ये जो नीचे हमें रो नजर आती है पेरियोडिक टेबल के अंदर, तो ये जो है ये इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हिस्सा है 6 और 7 पीरियड का ही। लेकिन जो है अगर इनको यहाँ पे अरेंज किया जाता है तो एक तो ये होता कि इनका बहुत लंबा, बहुत साइज बड़ा हो सकता था। एक तो ये रीजन है इसको नीचे रखने की। लेकिन दूसरी जो इनकी रीजन है यहाँ पे इनको रखने की, वो ये है कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस वजह से इनको नीचे रो में रखा गया है। लेकिन ये हिस्सा जो है ये कोई अलग से पीरियड नहीं है, ये 6 और 7 पीरियड का ही हिस्सा है। अच्छा, और नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं देखें तो 18 ग्रुप्स हैं टोटल। और इन 18 ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है। अगर नंबरिंग इसको दो तरह से इनको नंबर किया जा सकता है। जैसे एक तो ये है कि सिंपली जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से लेकर यहाँ तक 18, ये 18 ग्रुप होगा उस तरह से। और सेकंड जो नंबरिंग का मेथड है बहुत सारी बुक्स में, तो वहां पे जो है इस तरह से होता है कि 18 ग्रुप्स जो हैं उनको टू सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, सब ग्रुप ए में और सब ग्रुप बी में। तो सब ग्रुप ए जो है वो उसमें 1 A to 8 A एलिमेंट्स आते हैं। ये देखें 1 A 2 A। ठीक है, फिर उसके बाद ये है 3 A 4 5 6 7 8 A। यहाँ तक जो है ये सब ग्रुप ए है। और सब ग्रुप बी में आ जाते हैं 1 B to 8 B। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 8 ये हैं तो ये तो 8 बने, तो इस तरह से तो 16 ग्रुप्स बनते हैं। नहीं, ये 3B जो है इसके 3 जो है वो पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखें 1B 2B। ठीक है, फिर ये 3B 4B 5B 6B 7B और ये 8B है। और 8B के ये 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरह से टोटल जो है ये 18 ग्रुप्स बन जाते हैं। इसमें जो सब ग्रुप ए जो सब ग्रुप ए है उनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, वो नॉर्मल एलिमेंट्स भी उनको कहा जाता है। और ये दरमियान में ये जो आपको 1B से लेकर 8B की ये जो सीरीज नजर आ रही है, इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और देखें ये 1A और 2B एलिमेंट्स को अगर हम ब्लॉक के हिसाब से बात करें, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम भी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो 1A और 2B के जो एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। और 3A 4 5 6 7 और 8A, 3A से 8A तक के जो एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और ये दरमियान में 1B से लेकर 8B एलिमेंट्स हैं, ये 6 ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और नीचे जो रोज आपको जो दो नजर आ रही हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। और इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्यों रखा गया है या क्यों क्लासिफिकेशन की गई है, ये हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके जी, ओके नेक्स्ट जी, है। नेक्स्ट है। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने पीरियड और ग्रुप में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तो देख लिया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस बेस पे कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स की कैसी है, इस बेस पे एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है 4 ब्लॉक्स में। एस ब्लॉक,
एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है? ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है एस सब शेल में, ठीक है, यानी कि उसका आउटर मोस्ट, जब सबसे एंड में जो है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसी को ही हम वैलेंस शेल कहते हैं, और वैलेंस शेल में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, एंटर होता है। तो उसमें अगर एस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है तो वो एलिमेंट्स जो है वो एस ब्लॉक से, एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करेंगे, और उसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर 1A और 2A यानी कि फर्स्ट टू ग्रुप्स जो हैं वो इंक्लूडेड है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, जो कि अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं 3A से लेकर 8A तक, ठीक है, 3A से 8A तक जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं यहाँ पे। या फिर अगर हम दूसरी तरह नंबरिंग को देखें तो फिर ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं, उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है पी सब शेल के अंदर। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है वो 1B से लेकर 8B तक के एलिमेंट्स जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो नीचे दो रोज आपको मैंने अभी बताई हैं, नीचे उनको कहा जाता है लेंथनाइड्स, और उनको कहा जाता है लेंथनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है। ये इनके 6 और 7th पीरियड के जो नीचे जो रोज उनको लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड, उसमें आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब शेल में एंटर होते हैं। तो वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं, और उनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मामा 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 ओके जी, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं। तो इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। तो इन 6 एलिमेंट्स में जो कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। तो इसमें फर्स्ट टू यानी कि ये 1A और 1, 2 के मेंबर जो है सोडियम और मैग्नीशियम, ये बिलोंग करेंगे एस ब्लॉक से, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट से। ओके जी, अब हमने अगर इनका एटॉमिक नंबर देखें तो ये सोडियम 11 है, और 11 से लेकर 18 तक एटॉमिक नंबर जो है ये इसमें थर्ड पीरियड में इंक्लूडेड है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हमने इनका सीक्वेंस याद करना है तो सीक्वेंस के लिए आपने पहले भी याद किए होंगे कि एक हमको एक सीक्वेंस बना, कोई ट्रिक, कोई जो है सेंटेंस लेके तो हम जो है वो इनका सीक्वेंस जो है याद रख सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, बाकी अगर आपको कोई और सेंटेंस बनाना है तो आप अपनी मर्जी से इनका सीक्वेंस याद रखने के लिए वो ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने NA है तो नादिया इससे कर लिया नेम बना, नादिया MG तो नादिया मांगे एल्यूमिनियम के लिए आलू, नादिया मांगे आलू, और SI मतलब सिस्टर, PA सुपर क्लास, एस से सुपर मतलब सल्फर से सुपर, और क्लास क्लोरीन के लिए, ठीक है, क्लास आमरस, AR है ना तो आमरस। तो नादिया मांगे आलू, सिस्टर, PA सुपर क्लास आमरस। तो सब उसके बाद जो है वो ऐसा से आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिख सकते हैं। तो जब भी एक पीरियड जो है ये पीरियड स्टार्ट होता है तो उसमें एक न्यू शेल जो होता है उसकी फीलिंग स्टार्ट होती है, और जो पीरियड नंबर है वो इंडिकेट करता है कि जो नेक्स्ट यानी कि वैलेंस शेल को इंडिकेट करता है उस एलिमेंट के अंदर, और उसी की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टार्ट होती है। तो जैसे अब ये थर्ड पीरियड है तो थर्ड पीरियड में तीसरे नंबर वाला जो एनर्जी लेवल, थर्ड जो एनर्जी लेवल है या तीसरा शेल है उसकी फीलिंग स्टार्ट होगी, उसके जो सब शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल अप होंगे। तो वही जो है इनका आउटर मोस्ट शेल भी होगा, या वैलेंस शेल भी उसको हम कह सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है सोडियम है, जैसे तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो ये है कि हम फुल कंप्लीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, और दूसरी ये है कि हम आर्गॉन गैस से जो है जो इनर शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम नोबल गैस से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। नोबल गैस उससे जो प्रीवियस पीरियड की जो नोबल गैस है जहाँ पे शेल कंप्लीट हो गया है, उसकी फिलिंग जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो
उसको हम उससे हम इनर शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर दें, और जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको हम लिख लें। जैसे आप देखें कि सोडियम है, सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, इसका 11 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक 10, और उसके बाद 3s1 है। देखें 3s1 तीसरा शेल जो है, पहला मेंबर है थर्ड पीरियड का, और तीसरे शेल जो है वो उसका एस में एक इलेक्ट्रॉन आया। इसी तरह से मैग्नीशियम है तो उसमें 3s2 होगा, और मैग्नीशियम के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन में जो है वो होगा थ्री एस में जो है वो टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो फिर पी की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए वो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। और ये देखें सोडियम और मैग्नीशियम में 3s1 और 3s2 है, तो ये लास्ट इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में जो है एंटर हो रहे हैं, तो इस वजह से ये दोनों ही एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम में जो है वो 3p1 हो जाएगा, तो 3s2 और 3p1 एल्यूमिनियम के लिए होगी, तो सब वो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। इसी तरह सिलिकॉन फास्फोरस ये सारे पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो दूसरा तरीका है, तो वो यहाँ पे इसे जो सेकंड पीरियड था, सेकंड पीरियड में जो है वो नियॉन था, यानी कि नियॉन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग जो है यहाँ पे नियॉन पे क्योंकि हमें पता है कि जब पीरियड एंड होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वो जो शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट हुई होती है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, जितने उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो फिल हो जाता है। तो नियॉन में जो है वो सेकंड शेल नियॉन तक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि टू शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गए हैं। तो अब सोडियम है, सोडियम के लिए हम नियोन इनर शेल्स जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम नियोन इस तरह से नियोन लिख सकते हैं, यानी कि 10 जो है वो, और एक जो इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाता है 11 है इसके, तो 3s1। इस तरह से अगर क्लोरीन की एग्जांपल देखें तो क्लोरीन के 17 एटॉमिक नंबर है, तो उसमें जो 10 जो है इनर जो शेल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम उसको नियोन से रिप्रेजेंट कर दें, और फिर उसके बाद उसके टोटल कितने बच जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन को हम जो उसके आउटर मोस्ट है, यानी कि जो उसका शेल है जो इससे डिफरेंट है, वो है 3s2 और 3p5, तो इससे हम रिप्रेजेंट करें। उसके बाद आर्गॉन जो है वो लास्ट मेंबर है, तो देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थर्ड जो शेल है उसकी, वो थर्ड शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। तो ये देखें थ्री नियॉन तक 10 है, उसके बाद 18 है इसका, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे 3s2 और 3p6। तो पी में जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होगी। अब इसी तरह से अगर हम किसी भी फोर्थ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक फोर्थ पीरियड के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहते हैं, तो फिर हम उनको इस तरह से करेंगे कि इस तरह से करेंगे कि अब आर्गोन है ना थर्ड पीरियड की, यहाँ तक जो है वो 3 शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होगी आर्गोन तक। तो नेक्स्ट की हम क्या करेंगे कि आर्गोन लिखेंगे, ठीक है, उससे हम जो है वो 18 तक एटॉमिक नंबर जो है वो इनर की सारी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, और फिर हम आउटर मोस्ट जो 4 होगा उसका अलग से लिख देते हैं। तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो आपने जो है ये याद रखना है कि नियॉन जो है वो कौन से, इसका अगर एटॉमिक नंबर भी याद हो तो हम इस तरह से आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप फुल भी लिख लें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के, उन क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, और उनमें आ जाते हैं एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और उनका क्या ट्रेंड है अलोंग द पीरियड, किस तरह से वो इंक्रीज करती हैं या फिर डिक्रीज करती हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस है क्या है। तो एटॉमिक रेडियस अगर वैसे हम रेडियस की टर्म देखें तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द आउटर बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात होगी तो एटम का सेंटर क्या है, न्यूक्लियस है, और उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिक रेडियस की क्या डेफिनेशन होगी, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका सेंटर है, ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके बाद ये आउटर मोस्ट यानी कि आउटर मोस्ट शेल यानी कि आउटर मोस्ट बाउंड्री, इसका जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। और अगर यही ये न्यूट्रल एटम है, यही एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन अगर हम आयनिक रेडियस की बात करें तो तब भी यही होगा, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आयन, फिर हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस की बात होगी तो फिर हम एटम का वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम जो है वो ये रेडियस एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस
डिस्टेंस के लिए हम यूनिट यूज करते हैं मीटर। तो मीटर जो है वो एटॉमिक जो एटम जो है वो बहुत ही स्मॉल जो है बहुत स्मॉल होता है। तो इस वजह से हम इसका एटॉमिक रेडियस जो है मीटर्स में तो नहीं ले सकते। इसके लिए जो यूनिट्स यूज होते हैं वो है नैनोमीटर, पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। तो नैनोमीटर को अगर हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 10⁻⁹ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम जो है वो अगर साइंटिफिक नोटेशन में ना लिखें तो फिर 10 के साथ 9 जीरो लगा के उसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹मीटर, पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर एंड एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। अब एक्स रेज फाइंड करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, वो है एक्स रेज डायफ्रैक्शन टेक्निक यूज की जाती है किसी भी एटम का रेडियस फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका ट्रेंड क्या है। ओके अगर हम अब नेक्स्ट ट्रेंड देखें कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है अलोंग द पीरियड, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। यानी कि अगर सोडियम पहला मेंबर है थर्ड पीरियड में, तो सोडियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का उससे कम होगा। मैग्नीशियम का उससे कम होगा, और उसके बाद फिर जो है एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर, क्लोरीन, यानी कि इस तरह से डिक्रीज करते जाएंगे अलोंग द पीरियड। और उसकी रीजन क्या है, ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए इंक्रीज कर रहा है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक पीरियड के अंदर द शेल जो होता है वो सेम रहता है थ्रू आउट द पीरियड। शेल जो है वो सेम, अगर थर्ड पीरियड है तो थर्ड पीरियड में थर्ड शेल ही रहेगा थ्रू आउट, उसमें कोई सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल नहीं होगा, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब जो है एक न्यू शेल जब ऐड होता जाता है, एक तो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होता जाता है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेंटर है, ये न्यूक्लियस है। तो अब ये जो है ये एक शेल है, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड शेल है, फिर थर्ड शेल है, थर्ड आउटर मोस्ट है, या फिर यही वाला आउटर मोस्ट है। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये दरमियान में क्या है, ये दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, ये क्या करेंगे कि ये न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका इफेक्ट जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम कर देंगे। यानी कि उसको, इसके इफेक्ट से उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की पावर से जो है वो क्या करेंगे, शील्ड कर देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से न्यूक्लियस की उतनी इफेक्टिवली जो है न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा जितना कि वो अपने करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं। तो ये दरमियान वाले जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, तो उनको कहा जाता है इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। और ये इस इफेक्ट को कहते हैं, ये जो डिक्रीज करते हैं न्यूक्लियर पावर को या न्यूक्लियर चार्ज को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो वो जब नीचे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो तब तो हर जो है वो लेवल पे नीचे ऊपर से नीचे जाते हुए हर लेवल पे सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल हो रही होती है, और उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। और जो इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाता है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और बाहर की तरफ जाते हैं। तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। लेकिन इसमें क्या है कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जब इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होती जाती है लेकिन शेल सेम रहता है। तो वो क्या करता है कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको और टाइटली जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि ये है कि ये अब न्यूक्लियस है, ठीक है, अब इसके पास 11 फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, 11 इसके पास प्रोटॉन्स हैं और इसके पास बस यही एक इलेक्ट्रॉन है जिनको उसने, ये ना शेल है आउटर मोस्ट, ठीक है, दरमियान वाले में शेल नहीं बना रही है, आउटर मोस्ट है। तो अब इसने जो है वो अब 12 है मैग्नीशियम के पास, तो ये अ, अब यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर 12 है, सोडियम से ज्यादा है। तो जबकि इसका डिस्टेंस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो तो दोनों केसेस में सेम है, लेकिन पावर न्यूक्लियर चार्ज की यहाँ पे ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, ज्यादा फोर्स से उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ जो है वो बाउंड कर, जिसकी वजह से उसका साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का केस में और भी 13 पावर होगी। तो इस तरह से जब 13 पावर हो जाएगी तो फिर क्या करेगा कि नंबर ऑफ शेल तो सेम है, तो वो उन इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा पावर के साथ टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और शेल जो एटम का साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम एक और एक्सेप्शनल केस देखें तो ये जो है
अब क्या होना चाहिए कि हमने ट्रेंड पढ़ लिया है कि डिक्रीज कर रहा है अलोंग द पीरियड्स एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें इसका मतलब है कि आर्गॉन जो है वो लास्ट मेंबर है थर्ड पीरियड का, तो उसका तो फिर रेडियस सबसे कम होना चाहिए ना, क्योंकि वहां तक तो जो है वो बिल्कुल कम हो जाए। तो लेकिन नहीं है, क्या है, ये एक एक्सेप्शनल केस आ गया है जिसमें जो है वो आर्गॉन का रेडियस जो है वो सोडियम से भी ज्यादा है। इनके लास्ट मेंबर है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो ज्यादा हो गया। तो अब इसकी रीजन क्या है, ये एक्सेप्शनल केस क्यों है? तो इसकी रीजन ये है, एक तो हमें पता है कि आर्गोन में आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, जिस तरह से आपने वेस्पर थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जो है वो पढ़ी होगी, जिसमें ये होता है कि जो बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और लोन पे इंटरेक्शन होती है। वो तो होता है ना कि जब बॉन्डिंग हुई होता है तब, लेकिन यहाँ पे इंटर अटोमिक। जी, जैसा आपने अभी ग्राफ में देखा कि आर्गोन का जो साइज है वो अपने बाकी तमाम मेंबर से, अपने ही पीरियड के तमाम मेंबर से ज्यादा है, जबकि होना तो ऐसा चाहिए, जो हमने ट्रेंड पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसका स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट साइज होना चाहिए। तो ये रीजन क्या है कि ये इतनी ज्यादा, ये एक्सेप्शनल केस शो कर रहा है, एक्सेप्शन शो कर रहा है। तो इसके रीजन ये है कि एक तो ये है कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कम्प्लीटली फील्ड है, और उसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है, ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन एक रीजन है, वो ज्यादा है। ठीक है, कि एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ये है कि मतलब जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिप्लेस मतलब डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। तो उस चीज को कवर कम करने के लिए, इस रिपल्जन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे से दूर दूर रहें। तो इस तरह से क्या होगा कि साइज जो है आर्गोन का वो इंक्रीज कर जाता है। और सेकंड रीजन ये है कि आर्गोन का हमें पता है कि it belongs to noble gases. Noble gases are inert in nature. They don't react with any other element or compound. तो एक जो इनर्ट नेचर है ये भी इसमें अपना रोल प्ले करती है इसके साइज में, क्योंकि इनर्ट नेचर की वजह से हम इसका जो रेडियस फाइंड करते हैं, वो उसमें हम इसका वॉन्डर वॉल रेडियस जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, वॉन्डर वॉल रेडियस कंसिडर किया जाता है। तो वॉन्डर वॉल रेडियस जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। ठीक है, कोवलेंट रेडियस अब क्या है, वॉन्डर वॉल रेडियस क्या है, ये क्यों डिफरेंट है, तो वो हम जो है वो अभी हम देखते हैं। तो वॉन्डर वॉल रेडियस, पहले तो ये देखेंगे वॉन्डर वॉल रेडियस का जो मैग्नीट्यूड होता है ये हमेशा कोवलेंट रेडियस और एटॉमिक रेडियस से ज्यादा होता है। तो अब ये वॉन्डर वॉल रेडियस क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, आपने वॉन्डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन फोर्सेस आपने पढ़ चुके होंगे, और वो प्रेजेंट होती है नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं। तो आर्गोन जो है ये तो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाता। तो आर्गोन भी क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम आर्गोन के ही कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि ये आर्गोन है, ठीक है, अब इस यहाँ पे बहुत सारी जो है वो आर्गोन के एटम्स मौजूद होंगे। ठीक है, और इन पर जो है वो कोई पोलैरिटी इंड्यूस नहीं हुई हुई, लेकिन इनके दरमियान फिर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे ये प्रेजेंट होगी, फिर वन वार फोर्सेस कैसे प्रेजेंट होंगी। तो क्या होता है कि इनके जो अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक टाइम फॉर एन इंस्टेंट ऐसा आता है कि जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होने के दौरान सारे के सारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक साइड पे चला जाता है फॉर अ मोमेंट। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उस साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब पार्शियल पॉजिटिव बिल्कुल एक लम्हे के लिए ऐसा होता है। ठीक है, तो अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है आने की वजह से ये क्या करेगा कि साथ वाले जो इसके करीब वाले एटम्स होंगे आर्गोन के, उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, तो वो इस साइड पे आ जाएंगे, तो उन पर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इस तरह से पोलैरिटी जो है वो फॉर एन इंस्टेंट जो है इंड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से इनके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होगी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, ठीक है, उसको हम कहते हैं
वॉन्डरवाल फोर्सेस या वॉन्डरवाल रिपल्जन फोर्सेस। तो अब ये जो है, इस केस में जब ये नॉन पोलर भी हैं और नॉन बॉन्डिंग स्टेट में है, तो यहाँ पे अब अगर हमने रेडियस फाइंड करना होगा, तो फिर हम जो है वो उस रेडियस को कहते हैं वॉन्डरवाल रेडियस। वॉन्डरवाल रेडियस फाइंड कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि ये दो एटम्स हैं, नॉन बॉन्डिंग है ये, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये दो कोई से दो एटम जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। और उन ये इसका न्यूक्लियस है, दोनों के दरमियान ये है कि वंडरबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन बॉन्ड नहीं है। तो अब जो है ये देखा जाएगा कि इनका जो है, सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड किया जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है? न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वहां तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पे फिर ये जो दो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस है उसका हाफ ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये कहा, इसको कहते हैं, ये है जी रेडियस, वॉन्डर वाल रेडियस। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, ये एटॉमिक, ये जो है ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम वॉन्डर वाल रेडियस को डिफाइन अगर करना चाहें, तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस between nuclei of two non-bonded, ये याद रखें, टू non-bonded atoms is called van der Waal radius। van der Waals रेडियस। तो ये है जी वॉन वाट रेडियस। अब देखते हैं कि कोवलेंट रेडियस क्या होता है। अब जो कंपाउंड सॉरी कह रही हूँ, दो जो एलिमेंट जो है वो कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, और वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में ही या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या कोई भी कंपाउंड बनाता है, तो उनका अगर हमने रेडियस फाइंड करना है, क्योंकि एटम इंडिपेंडेंटली तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो पहले हमने अगर एटॉमिक रेडियस की बात की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, वैसे एटम अकेला तो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ नोबेल गैसेस जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके केस में फिर हम इस तरह से वॉन डेर वाल रेडियस फाइंड करते हैं। तो फिर हम एटॉमिक रेडियस किस तरह से फाइंड करते हैं? तो जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनका हम रेडियस असल में फाइंड करते हैं, और उसको कोवलेंट रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हम फाइंड करते हैं, उसी को ही हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। तो अगर उसमें कोवलेंट रेडियस के केस में क्या होगा कि दो एटम्स जो हैं वो बॉन्डेड होंगे, ठीक है। ये देखें, ये एक है, ठीक है। अब उसके साथ जो है वो ओवरलैपिंग हुई हुई है दूसरे एटम की, तो वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। तो अब आपने रेडियस फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे कि रेडियस की डेफिनेशन आपको मालूम है कि सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है उसका जो एवरेज डिस्टेंस है हम वो निकालते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आउटर मोस्ट, इसके ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो हुई हुई है, ओवरलैपिंग हुई हुई है, यानी कि जहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि वैलेंस शेल यहाँ पे ये है। तो ये न्यूक्लियाई है, दोनों दोनों का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस है इनका। अब ये देखें, ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, ये जो है ये है रेडियस, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, हाफ हो गया इस दोनों न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका हाफ जो है हमारे पास क्या आया है, कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। देखें ये बॉन्डेड है, बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड वैन डेर वाल रेडियस। तो यहाँ पे ये देखें, ये कितना डिस्टेंस है, रेडियस ये ज्यादा है, और ये देखें बिल्कुल ये है, ठीक है। तो इस तरह से कोवलेंट रेडियस जो होता है ये हमेशा स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड होता है एज कम्पेयर टू वॉन डेर वाल रेडियस। तो बाकी तो सारे जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं उनके केस में हमने कोवलेंट रेडियस फाइंड किया, या जो फिर जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती, जैसे मेटल्स हैं, तो उनका हमने आयनिक रेडियस फाइंड कर लिया, एटॉमिक रेडियस फाइंड कर लिया। लेकिन जो है नोबेल गैसेस के केस में हमने वॉन डेर वाल रेडियस कंसिडर किया, तो इस वजह से नोबेल गैसेस का जो रेडियस है वो ज्यादा होता है। और सेकंड रीजन आपको पता है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। तो ये दो रीजंस आप लिखेंगे, ठीक है। बेशक आप कोवलेंट रेडियस को बना के भी बता देंगे कोवलेंट रेडियस क्यों जो है वो, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉन्डेड एटम्स के दरमियान रेडियस फाइंड किया, और यहाँ पे हमने नॉन बॉन्डेड एटम्स के दरमियान रेडियस फाइंड किया है,
ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक्सेप्शनल केस जो है वो हो जाएगा। और अब जो है हमारे पास एक यहाँ पे एक और चीज है, वो है साइड बॉक्स में लिखा हुआ है कि जो केटाइंस होते हैं उनका रेडियस स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम, एंड एनाइंस का जो रेडियस होता है वो लार्जर इन साइज होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल आयंस। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे भी। हम वही जो ट्रेंड में हमने बात डिस्कस की थी उसी को ही डिस्कस करेंगे करेंगे कि केटाइन जो है, फॉर एग्जांपल ये सोडियम जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में है जब इसका इसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, और जब ये पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि जब केटाइन में कन्वर्ट हो गया है, तो आप देखेंगे पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 ही प्रोटॉन्स थे। अब यहाँ पर इसके पास 11 प्रोटॉन्स तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसका एक कम हो गया है। जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो अब देखें कि इसका एक शेल भी तो कम हो गया है ना। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कैसे करेंगे कि 1s2 2s2 2p6। अब इसका इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और सोडियम के केस में देखें तो ये है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यहाँ पे एक शेल भी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से ज्यादा हो गया है। तो वो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो जो उसके बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, एक तो उसका रिमूव हो गया है, और दूसरा यह है कि एक नंबर ऑफ शेल भी जो है वो एक कम हो गया है। तो इससे क्या होगा कि वो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको टाइटली जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उनको जो है वो बांध के रखेगा, जिसकी वजह से वो साइज जो है वो केटाइन के केस में श्रिंक कर जाता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम के केस में। ठीक है, अब इसी तरह से अगर के एनाइन है तो बिल्कुल ऐसा ही क्लोरीन है। ये तो क्लोरीन में जो है वो अगर पहले वो न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है, उसका 17 है, तो या फिर मैं आउटर मोस्ट ही कर लेती हूँ। नियॉन है और 3s2 3p5 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब क्लोराइड आ जाएगा तो ये देखें नेगेटिव चार्ज जब आ जाता है तो फिर उसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, 3s2 3p6। अब ये देखें बिल्कुल जो नोबेल गैस है उसकी वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी हो गई है। तो अब ये देखें इसमें जो है वो एक तो ये है कि रिपल्जन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन भी ज्यादा होगी। अब चार्ज जो है वो भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो गया है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन तो उनके दरमियान होगी ही होगी। और अब यहाँ पे तो सक्सेस एक और एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो भी जाता है। लेकिन आप ये देखें कि आप यहाँ पे आप ये कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा है तो न्यूक्लियर जो है वो उसकी फिर पावर कम होगी इलेक्ट्रॉन्स की पावर से ज्यादा। तो इस वजह से वो उतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा इलेक्ट्रॉन्स को जितनी फोर्स से वो जब क्लोरीन फॉर्म में न्यूट्रल फॉर्म में था तब जितनी फोर्स से करते, क्योंकि तब के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो इक्वल थे। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो इक्वल नहीं है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो इस वजह से उतना होल्ड नहीं होगा न्यूक्लियस का। तो और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन भी ज्यादा होगी। इसकी यही रीजन है कि जो एनाइन है उसका साइज जो है वो पेरेंट एटम से ज्यादा होता है, और केटाइन जो है उसका पेरेंट एटम से साइज कम होता है। तो ये रीजन है इन दोनों की। ओके जी, अब यहाँ पे ये टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हम सबसे पहले डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है, पहले बल्कि आप नेम देखेंगे, नेम क्या इंडिकेट कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है आयोनाइज करने के लिए, किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए, यानी कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दें तो वो क्या हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर। तो मिनिमम अब हमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब हमें क्या है कि हमने उस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो मिनिमम इसको हम डेफिनेशन किस तरह से कर सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ द गैसियस एटम्स। तो 1 मोल का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हम एक एटम के साथ तो
नहीं ना कर सकते। एक एटम कितना छोटा होता है और उससे हम उस सिर्फ एक में से कैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकते हैं। तो हम 1 मोल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवाएंगे, ठीक है, जिससे 1 मोल यानी कि 6.02 × 10⁻³ नंबर ऑफ एटम्स जिसमें होंगे, ठीक है, उतने हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे। अब हमने अगर एक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल है हम उसको फिर 1.602 × 10⁻23 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। तो ये देखें, अगर एक एटम है, ठीक है, ये पहले न्यूट्रल है और आइसोलेटेड गैशियस गैशियस फॉर्म में, इस वजह से कि हम एटम्स को, ताकि एटम्स जो है वो आइसोलेट हो, ठीक है, दूर दूर हो, तो तब हम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करते हैं। तो अब जैसे ये देखें कि एक्स है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, इसमें से अब एक इलेक्ट्रॉन जब हमें रिमूव करवाना है और ये एक्स पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कंप्लीट डेफिनेशन जब लिखेंगे तो आप इसी तरह से लिखेंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove 1 mole of the most loosely held electrons from 1 mole of isolated gaseous atom to produce 1 mole of unipositive gaseous ions। तो जाहिर है जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्या आएगा, यूनिपॉजिटिव बन जाएगा। तो यूनिपॉजिटिव आयन हासिल करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए यूनिट जो है वो यूज होता है किलो जाउल पर मोल, ठीक है, क्योंकि किलो जूल पर अगर हम पर एटम करेंगे तो हम इसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसके फैक्टर किस किस चीज पे जो है ये इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब ये देखें, हमने एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें से रिमूव करवाना है, ये देखें जरा, ठीक है। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिसको रिमूव करवाना है। तो ये देखें कि हमें देखने में नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन दूर होगा उस पर इन्फ्लुएंस दरमियान भी दूसरे जो है वो न्यूक्लियस होंगे, शील्डिंग इफेक्ट होगा, सारा कुछ होगा। और ये इसके करीब है ज्यादा, इस पर इसकी अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अब ये देखें कि इस पर इसकी फोर्स ज्यादा है, इसने इसको अपनी तरफ टाइटली जो है वो अपनी तरफ बाउंड किया हुआ है। और ये देखें ये दूर है, इसके दरमियान इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ पे जो है वो इसका इफेक्ट भी कम होगा। तो ये देखें, अब ये लार्ज साइज भी है, तो लार्ज साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है, हमें नजर आ रहा है। और देखेंगे स्मॉल साइज में से तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो हमें ज्यादा चाहिए होगी। इसका मतलब है कि साइज ऑफ एटम, एटॉमिक साइज पे ये किस तरह से डिपेंड करती है, एक फैक्टर है जिस पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर रही होती है। तो एटॉमिक साइज यानी कि स्मॉलर साइज होगा तो स्मॉलर साइज होगा तो ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है, हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और अगर जो है वो लार्ज साइज का आइटम होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना भी आसान होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, यहाँ पे सेम वही आ गया है कि अगर न्यूक्लियर की फोर्स ज्यादा होगी तो वो क्यों कर छोड़ेगा, किस तरह से, मुश्किल से ही छोड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन को। तो उस केस में फिर हमें क्या हो चाहिए होगी, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि मोर न्यूक्लियर चार्ज, मोर स्ट्रांगली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड मोर आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इट फ्रॉम एन एटम। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो जितना इंक्रीज करेगा उतना ही हमारे लिए आसान होगा उसको, इलेक्ट्रॉन को निकालना, रिमूव करना, ठीक है। तो इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट, ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट स्मॉलर द आयनाइजेशन एनर्जी। नेचर ऑफ ऑर्बिटल भी जो है वो, जो हायर एनर्जी होते हैं और अनस्टेबल जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। और जो लो एनर्जी होते हैं, स्टेबल होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल होता है। तो वो आप जो है वो दो एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ लेंगे कि किस तरह जो है वो मुश्किल होता है। क्योंकि अगर पार्शली फिल्ड जो होते हैं ऑर्बिटल्स, उनमें से वो स्टेबल होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। कंप्लीटली फिल्ड जो होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल होता है, तो उनके लिए फिर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। तो अब यहाँ पे जो है अगर हम अलोंग द पीरियड इसका ट्रेंड देखें तो हम सबसे पहले इसमें न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज को ही देख लें। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहता है विद इन द पीरियड। तो क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, क्या है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है।
अब देखते हैं कि ट्रेंड तो हमें पता चल गया कि ये इंक्रीज कर रही है, तो अब देखते हैं क्या वाकई थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इंक्रीज करती है, या फिर इसमें कोई जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर भी शो करता है। तो डाउन द ग्रुप देखेंगे, तो डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। अब थर्ड पीरियड में देखें कि आप इस ट्रेंड की बेस पे अगर हम डिसाइड करें तो क्या होगा। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है, सबसे कम होगी। ये जो है लार्जर इन साइज है। उसके बाद जो है आ जाता है हमारे पास मैग्नीशियम, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आनी चाहिए। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की, फिर उसके बाद सिलिकॉन की, उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन और क्लोरीन के बाद आर्गन। आर्गन जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, इसके कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ही होगी। यहाँ पे साइज वाला फैक्टर नहीं चलेगा, यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो है, और दूसरा ये कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अब देखें तो ये है जी हमारे पास एक्सपेक्टेड, ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेंड से। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे एनामलस बिहेवियर शो किया जाता है मैग्नीशियम की तरफ से और फास्फोरस की तरफ से। क्या होता है नेमलेस बिहेवियर, यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि मैग्नीशियम की वैसे होनी चाहिए, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए, लेकिन असल में क्या होता है कि एल्यूमिनियम की जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा फास्फोरस। लेकिन ये असल में क्या होता है कि सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये क्यों होती है, उसकी रीजन है, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। मैग्नीशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो है जी -2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। तो देखें यहाँ पे नेचर ऑफ ऑर्बिट की हमने बात की थी, तो इसमें 3s2 है, ये s जो है वो कम्प्लीटली फील्ड है, तो इसलिए इसमें से। और एल्यूमिनियम की भी अगर हम देख लें तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कुछ इस तरह की है, 3s2 एंड 3p1। p जो है वो हाई एनर्जी ऑर्बिट है और एक ही उसमें से इलेक्ट्रॉन है, तो एल्यूमिनियम में से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना जो है ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू इस कम्प्लीटली फील्ड एस ऑर्बिटल से। तो इस वजह से मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल है, और एल्यूमिनियम से आसान है, तो एल्यूमिनियम की कम है। इसी तरह से फास्फोरस के केस में भी देख लेते हैं, फास्फोरस का 15 होता है एटॉमिक नंबर, और अगर हम इसके आउटर मोस्ट की ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये नियॉन है, और यहाँ पर आ जाएगा 3s2 और 3p3 आएगा, ठीक है। तो 3p3 किस तरह से आएगा, 3px1 होगा, 3py और 3pz, ठीक है। तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि अब इसमें मैक्सिमम पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे हाफ है, ठीक है, पार्शियली फिल्ड है। तो पार्शियली फिल्ड हमें पता है कि कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है इसकी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जी मुश्किल है। एज कम्पेयर टू सल्फर में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना जो है वो आसान होगा, क्योंकि उसके केस में यहाँ पर 16 हो गए, तो यहाँ इसमें सल्फर का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो ये होगी 3s2, 3p2, 3py1 एंड अब जो है ये पार्श हाफ फील्ड से ज्यादा हो गया है, ठीक है। तब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये रीजन है कि फास्फोरस और मैग्नीशियम जो है वो क्यों एनामलेस बिहेवियर शो करते हैं। तो यहीं पे हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।